आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उप्स का। तो चलिए अपने नोट्स में चलते हैं और शुरू करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इसका डेफिनेशन, लेकिन उससे पहले भी आप देखिए इसका वर्ड का, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये आपका टू डिफरेंट वर्ड से कंबाइन होकर बना है। सबसे फर्स्ट में आ गया पॉली, जिसका मतलब होता है मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। मतलब द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स। इट मीन्स एबिलिटी ऑफ ए क्लास टू प्रोवाइड डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड। कहने का मतलब ये है कि नाम सेम रहेगा, काम अलग अलग रहेगा। तो कैसे ये होगा, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो यहाँ पर जावा में हम लोगों का टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है। सबसे फर्स्ट है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको कहा जाता है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी। और ये पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। तो आपको यहाँ पर ओवरलोडिंग नेम से सुना सुना कुछ लग रहा होगा। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही है। आप लोग जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़े थे उस लगभग सेम है। मेथड ओवरलोडिंग भी उसी तरीके से काम करता है। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है हम लोगों का रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। और ये चीज को अचीव करने के लिए हम लोग को करना पड़ता है मेथड ओवरराइडिंग। अब ये कैसे होता है हम लोग आगे समझेंगे डिटेल्स में। तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या है। देखिए, मेथड हैविंग सेम नेम विथ डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स इन सेम क्लास। एग्जांपल में हम लोग समझेंगे इसको, लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लीजिए, अगर मेथड का नाम सेम रहा और उसका पैरामीटर का जो सेट है, मान लीजिए किसी का इंट रहेगा, किसी का स्ट्रिंग रहेगा, किसी का इंट स्ट्रिंग रहेगा, वो पैरामीटर का सेट डिफरेंट होगा लेकिन सेम क्लास में, तो हम लोग उसको कहेंगे मेथड ओवरलोडिंग। फिर नेक्स्ट में देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग में, तो इट अलाउज चाइल्ड क्लास टू ओवरराइड द मेथड ऑफ द पेरेंट क्लास। अब इसका मतलब देखिए क्या है। अगर मान लीजिए कि हम लोगों का चाइल्ड क्लास क्या होता है, एक्सटेंड करता है अपना पेरेंट क्लास को, तो क्या होता है सारे के सारे फीचर पेरेंट के आ जाते हैं चाइल्ड में, सारे के सारे मतलब प्राइवेट और कंस्ट्रक्टर छोड़ के। तो अगर वो सारे के सारे पेरेंट के चाइल्ड में आ जाते हैं फीचर्स, तो चाइल्ड अगर चाहे तो अपने पेरेंट के पर्टिकुलर मेथड की इंप्लीमेंटेशन को ओवरराइड कर सकता है। अगर पेरेंट बोल रहा हो कि तुम शाम को घर चल जाना, तो वो चाइल्ड चाहे तो अपने वो स्टेटमेंट को चेंज कर सकता है कि शाम को तुम घूमने चल जाना। तो इसको हम लोग और भी डिटेल्स में आगे देखेंगे, जो आप लोग का क्लियर होगा। अब देखिए, नेक्स्ट में कुछ फ्यू पॉइंट है जिसमें आप लोगों को पता होगा कि हम लोग मेथड ओवरलोडिंग कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर उसमें आप देखेंगे, देखिए मेथड ओवरलोडिंग के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि मेथड नेम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, याद रखिएगा। और सेकंड क्राइटेरिया क्या होता है कि सेम क्लास में वो नेम होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल मेथड बना रहे हैं सेम नेम से, तो वो सेम क्लास में ही होना चाहिए। और थर्ड क्राइटेरिया होता है कि आपका सेट ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। सेट ऑफ पैरामीटर आप डिफरेंट कैसे कर सकते हैं, या तो आप नंबर ऑफ पैरामीटर को चेंज कर दीजिए, किसी में एक किसी में दो, या तो आप सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर में चेंज कर दीजिए, किसी में होगा इंट स्ट्रिंग और किसी में होगा स्ट्रिंग इंट, या फिर आप टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज कर दीजिए कि मतलब एक में होगा इंट, एक में होगा फ्लोट, कुछ ऐसा करके। अगर अब हम लोग देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग के बारे में, तो इसमें देखिए, इसमें मेथड नेम सेम होना चाहिए। इसमें भी सेम था, इसमें भी सेम था, कोई बात नहीं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मेथड ओवरराइडिंग डिफरेंट क्लास में होता है, और ये अचीव हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, ये याद रखिएगा। और उसके बाद मेथड ओवरराइडिंग कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली सेम सिग्नेचर मैच करना पड़ता है जो पेरेंट का था, इसलिए यहाँ पर पैरामीटर भी हम लोगों का सेम रह जाता है। नंबर ऑफ पैरामीटर्स, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स, टाइप ऑफ पैरामीटर्स, सब कुछ एग्जैक्टली सेम रहेगा। ऊपर में जो था वही नीचे में रहेगा, बस अंदर का बॉडी को ही चेंज किया जाता है मेथड ओवरराइडिंग में। ये था सिंपल डेफिनेशन। तो इसको चलिए हम लोग डिटेल्स में समझते हैं, एक वन बाय वन में जाके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो देखिए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इट इज ए फीचर दैट अलाउ क्लास टू हैव मोर देन वन मेथड विथ सेम नेम। समझ रहे हैं ना, मोर देन वन मेथड विथ सेम नेम बट विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। तो यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट आया होगा कि अगर मेथड का नेम ही सेम है, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था आइडेंटिफायर में, आइडेंटिफायर इज ए नेम गिवन टू मेथड, क्लास, वेरिएबल, जिससे हम लोग उसको यूज कर पाएंगे, जिससे हम लोग उसको कॉल कर पाएंगे, हम लोग मतलब जेवीएम। लेकिन अगर नेम ही सेम है तो वो कंफ्यूज नहीं करेगा। बिल्कुल सही, अगर नेम सेम है तो वो कंफ्यूज करेगा, लेकिन उसी को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या किए, पैरामीटर को डिफरेंट कर दिए। अब होता है ना कि नेम सेम है, अब मान लीजिए दो को चिंटू है, लेकिन एक चिंटू लंबा है एक चिंटू छोटा है, तो हम लोग अब बोल सकते हैं कि लंबा चिंटू इधर आओ, छोटा चिंटू इधर आओ। कभी कभी होता है कि दोनों लंबा होगा तो उसमें भी एक एरर आता है। तो ये था सिंपल डेफिनेशन मेथड ओवरलोडिंग का।
कि मेथड का नेम सेम होना चाहिए और पैरामीटर्स उसके अंदर में डिफरेंट होने चाहिए, और सबसे बड़ा बात सेम क्लास में होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर पहले से ही लिख के रख दिया है, तो इसको देखिए। हम लोगों ने पढ़ा था 3 टाइप्स ऑफ पैरामीटर डिफरेंट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या था हम लोगों का, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लास शेप मैंने बना के रख दिया है। ये क्लास शेप के अंदर में हम लोगों के पास 2 डिफरेंट मेथड है। डिफरेंट मेथड है मतलब फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो मेथड 1 का भी नेम एरिया है और मेथड 2 का भी नेम एरिया है। लेकिन अगर आप इसके पैरामीटर को देखेंगे तो इसमें एक सिर्फ इंट है रेडियस के लिए, और इसमें आपका 2 इंट है, लेंथ हो गया और विड्थ हो गया दोनों के लिए। यहाँ पर हम लोग एरिया ऑफ सर्कल बना रहे हैं और यहाँ पर हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर आपने अलग अलग नेम क्यों यूज नहीं किया, इसको देते एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मेथड ओवरलोडिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, आराम से हम लोग का काम भी, फंक्शनैलिटी भी अचीव हो जाता। आप बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप मेन प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड दिया जाता है फॉलो करने के लिए, और वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर मेथड नेम दे दिया गया आपको, मान लीजिए कुछ भी XYZ, तो मेथड नेम में आपका यही रहेगा। अगर आपको कुछ ऐसा फंक्शनैलिटी आ गया कि आप चाहते हैं कि इसके अंदर में पैरामीटर को हम बढ़ा दें, तो आपको उसमें मेथड ओवरलोडिंग करना है, ना कि आप इसका न्यू नेम अपने मर्जी से दे देंगे। तो वहां पर प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर होता है जो सब कुछ डिसाइड करता है, और इसके बहुत रूल्स है, उसके बहुत यूजफुल एक्टिविटी भी है। हम लोग सेम नेम से हम लोग बहुत काम कर सकते हैं, जिससे नेम कंसिस्टेंसी रहती है। हम लोग आगे प्रोजेक्ट में इसको और भी डिटेल्स में समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे तो ये हम लोग का हो गया नंबर ऑफ पैरामीटर्स के हिसाब से मेथड ओवरलोडिंग। यहाँ पर 1 पैरामीटर है और यहाँ पर आपका 2 पैरामीटर है, मेथड का नेम भी सेम है और वो विद इन सेम क्लास में भी है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में जो मैंने वहां पर कहा था वो था आपका सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर चेंज हो गया। तो अगर देखेंगे क्लास प्लैनेट के अंदर में, तो फिर से हम लोग के यहाँ पर 2 डिफरेंट मेथड है, और उसका भी नाम क्रिएट है और सेकेंड का भी नाम क्रिएट है। लेकिन इसके पैरामीटर में ध्यान देंगे तो फर्स्ट है इंटीजर, सेकेंड है स्ट्रिंग। लेकिन इसके पैरामीटर में ध्यान देंगे तो फर्स्ट है स्ट्रिंग और सेकेंड है इंटीजर। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेथड का हम लोग सीक्वेंस चेंज कर दिए, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप ऊपर देखेंगे तो मान लीजिए हम लोग मेथड को इसको कॉल करते हैं, फर्स्ट वाला को कॉल करते हैं, एरिया को कॉल करते हैं, तो हम लोग कॉल कैसे करते हैं, मेथड नेम और पैरेंथेसिस। इसके अंदर में सिर्फ एक इंटीजर पास किया तो क्या होता, ये इस मेथड को कॉल करता है, राइट, ये इस मेथड को कॉल कर देगा और एरिया ऑफ सर्कल जो भी रहेगा प्रिंट कर देगा। अब मैं अगर एरिया 5,10 करूंगा तो ये 2 इंटीजर को खोजेगा, सिग्नेचर में जाएगा, चेक करेगा ऐसा कौन मेथड है जिसके पास 2 इंटीजर है। ये पहले के पास जाएगा, है क्या, नहीं है। सेकंड के पास जाएगा, है क्या, हाँ है। तो ये इसके अंदर में चला जाएगा, इसके बॉडी में, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को प्रिंट कर देगा। तो सेम यहाँ पर भी होने वाला है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अब मान लीजिए हम लोग क्रिएट मेथड को जब कॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम लोग पैरामीटर पास कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, सॉरी पैरामीटर नहीं, तो यहाँ पर 2 है और अर्थ है, मतलब इंटीजर है और स्ट्रिंग में, ये जाएगा खोजेगा। क्रिएट नाम का मेथड है, बोलेगा हाँ जी है, तो तेरे पास क्या है, मेरे पास इंट है और स्ट्रिंग है, तो लो भाई पहले ही मिल गया, बहुत अच्छा बात है, तो जाओ जो भी काम है कर लो अपना, उसके बाद घर चल जाना जहां से तुम आया था। फिर उसके बाद देखेंगे आप तो आपका नेक्स्ट में फिर से क्रिएट मेथड कॉल हो रहा है, लेकिन इस बार स्ट्रिंग फिर इंटीजर, तो फिर से जाएगा, क्या भाई क्रिएट है, बोलेगा हाँ जी है, तो मेरे पास इस बार है स्ट्रिंग और इंटीजर। तो यहाँ पर चेक करेगा कि स्ट्रिंग और इंटीजर कहाँ है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग इंटीजर है, तो आप इस बार सेकेंड क्रिएट के पास जाएगा, पहली बार फर्स्ट में गया, उसके बाद सेकेंड में जाएगा। लास्ट एग्जांपल इसका अगर आप देखेंगे तो क्लास डमी नाम का एक मैंने क्लास बना दिया है, जिसमें अगेन 2 मेथड है। सबसे पहला मेथड हो गया आपका जो स्ट्रिंग ले रहा है टाइम का, और एक वो सेकेंड मेथड हो गया अगेन उसका भी नेम टाइम ही है और वो इंटीजर ले रहा है। तो ये क्या हो गया हम लोगों का सेम नेम बट टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज, मतलब टाइप ऑफ पैरामीटर हम लोग चेंज कर दिए मेथड का। तो ये भी मेथड ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर अगर हम लोग अब टाइम स्ट्रिंग पास करते हैं तो ये मेथड 1 को कैच करेगा, क्योंकि इसके पैरामीटर में स्ट्रिंग है, इसलिए इसके अंदर में जाएगा, जो भी काम करना है करेगा। और अगर हम लोग टाइम 5 को पास करते हैं, मतलब अगर हम लोग टाइम मेथड को कॉल करते हैं और आर्ग्यूमेंट में 5 रखते हैं, तो ये जाएगा किसके पास, मेथड 2 के पास जाएगा, क्योंकि इसके पास पैरामीटर में इंटीजर टाइप एक्सेप्ट करने की क्षमता है। तो इसमें जाएगा, इसमें मैच कर जाएगा और अंदर में जो भी होगा एग्जीक्यूट कर देगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा था मेथड ओवरलोडिंग के बारे में, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे हम लोगों की कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगी। तो मैं जाता हूँ इक्लिप्स में, और इक्लिप्स में जाने के बाद मैंने यहाँ से पहले ही क्लास फाइल बना कर रख दिया है। तो हम लोग पढ़े थे क्लास शेप के बारे में, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस आप लोग भी कीजिए, ऐसे खाली वीडियो देखेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे कोई भी रीजन से, तो कम से कम ड्राई रन कीजिए, मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ उसको सोच के। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं क्या, आपका बनाते हैं वॉइड एरिया बनाते हैं, और सबसे पहले हम लोग लेते हैं इंट आर रेडियस के लिए, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
के लिए हम लोग ऐसे कर दिए और यहाँ पर कर देते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो टाइपिंग का उतना टेंशन नहीं लेना, आराम से टाइप कर रहे हैं कि आप लोग भी समझ सके। और प्लस करके स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर दे रहे हैं हम, और यहाँ पर हम लोग का एरिया ऑफ सर्कल क्या रहता है 3 पॉइंट मतलब पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 इंटू आर। तो ये हो गया सिंपल। अब जल्दी से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं नीचे ही इसका कर देता हूँ पेस्ट। तो देखिए ये पूरा का पूरा कॉपी हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सिर्फ ये कॉपी करना है। तो ये कॉपी कर देने से काम बन जाएगा मेरा। और यहाँ पर मैं अब क्या करूंगा, इंट, देखिए यहाँ पर एरर दिखा दिया आईडी, लेकिन अब एरर ये चला जाएगा। यहाँ पर इंट लेंथ कर दिया और यहाँ पर विड्थ के लिए लगा दिया, और इसके बाद यहाँ पर कर दे रहा हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, सबको पता होना चाहिए, L इंटू बी, राइट। तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, और यहाँ पर अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो हम लोग को आउटपुट अपना मिल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक शेप क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, SHAPE शेप, एस इक्वल टू न्यू शेप। जल्दी से हम लोग का ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो गया है, तो तब हम लोग एक्सपर्ट हो गए हैं। अब मैं एस डॉट एरिया कॉल करूंगा, तो पहले बार में मैं यहाँ पर 5 पास करता हूँ, ये फर्स्ट को कॉल करेगा, और उसके बाद एस डॉट एरिया में अगर फिर से सेकेंड वाला को पास करूंगा, तो यहाँ पर मैं पास करता हूँ 3, और यहाँ पर पास करता हूँ मैं 6। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, इससे आप लोगों को और भी सही से दिखना चाहिए, आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो चलिए ये यहाँ पर सही है, ये यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने सेम क्लास के अंदर में, याद कीजिए मेथड ओवरलोडिंग का डेफिनेशन, सेम क्लास के अंदर में, ये रहा सेम क्लास, देखिए इसके अंदर में मेथड का नेम सेम होना चाहिए। देखिए मेथड का नेम भी सेम है, लेकिन पैरामीटर का सेट डिफरेंट होना चाहिए। तो डिफरेंट है, एक में आपका इंट है, एक में आपका इंट है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ पैरामीटर का एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पर एरर दिखा रहा है, तो एरर में हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने क्लास इसी में बना दिया। तो ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसके आगे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है नेस्टेड क्लास, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इसको बाहर में बनाएंगे, और बाहर में बनाएंगे तो देखिए एरर चला गया। अब इसको मैं जल्दी से डिबगर मोड में रन कर देता हूँ। डिबगर मोड आप लोगों को पता हो जाना चाहिए, यहाँ पर मैं डिबगर मोड में रन कर दिया, और ये ब्रेक पॉइंट में आके हम लोग का कोड रुक जाएगा। और जैसे ही कोड रुकेगा फिर हम लोग स्टेप इनटू करेंगे, उससे पता चलेगा कि वो किस मेथड के अंदर में जा रहा है। तो देखिए मैं अभी जाता हूँ नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पर एस नाम का हम लोगों का एक ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो गया है, जिसका रेफरेंस यहाँ पर हम लोग को मिल गया है। अब देखिए एस डॉट एरिया किसके पास गया, ये इंट आर के पास गया, क्योंकि वहां पर एक पैरामीटर हम लोगों ने पास किया था, आर्ग्यूमेंट पास किया था, और यहाँ पर एक पैरामीटर डिफाइन था, मैच कर गया, इसके पास चला गया। देखिए आर में आ गया हम लोग का 5। अब ये जो भी काम करना है फिलहाल के लिए एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट कर दिया, अब वापस चला जाएगा जहां से कॉल किया गया था। अब एरिया में कॉल किया जा रहा है, और यहाँ पर 2 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट पास किया जा रहा है, और फिर ये जाएगा आपका 2 के पास, और यहाँ पर आपका लेंथ और ब्रेथ आपका जो भी होगा L इंटू बी करके दे देगा। तो ये था आप लोगों का नंबर ऑफ पैरामीटर के बेस्ड में। फिर हम लोगों ने पढ़ा था आपका क्या, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर, राइट। तो सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए बस दिखाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ कर देता हूँ फ्लोट, और यहाँ पर मैं कुछ कर देता हूँ एफ, ऐसे मैंने कुछ कर दिया, और मैं ये एरिया ऑफ सर्कल को हटा देता हूँ, नहीं तो आप लोगों का मैथ्स भी डगमगा जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कुछ खराब हो आप लोगों का मैथ्स। सिंपल एरिया रख देते हैं, किसी का एरिया होता होगा ऐसा, हम लोग यहाँ कर देते हैं आर इंटू एफ, और इसमें यहाँ पर इसको कर देते हैं हम लोग फ्लोट और इंट। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, सीक्वेंस को चेंज कर दिया, राइट। सीक्वेंस को चेंज कर दिया, इंट फ्लोट कर दिया, फ्लोट इंट कर दिया। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए अब इसमें तो पहले ही एरर दिखा रहा है। अब यहाँ पर मैं अगर करूंगा इंट और फ्लोट, फ्लोट को हम लोग कैसे कर सकते हैं, कोई भी डेसिमल वैल्यू लास्ट में एफ लगा दीजिए। अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर कुछ गेम होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए गेम मत कीजिए, जो भी है वैसे आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ पर हो गया इंट फ्लोट, फ्लोट इंट। तो अभी सेम इसको मैं डिबगर मोड में रन करता हूँ, यहाँ पर मैंने सीक्वेंस को चेंज कर दिया, और सीक्वेंस को चेंज करने का मतलब है अब ये मैप करेगा, कैसे मैप करेगा, देखिए अब ये देखेगा। अब यहाँ पर 2 कंडीशन है, इंट फ्लोट, फ्लोट इंट, सीक्वेंस चेंज हो गया। यहाँ पर क्या है, इंट फ्लोट, तो ये इंट फ्लोट के पास जाके मैच करेगा। तो अगर मैं स्टेप इनटू करूंगा, देखिएगा ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, लाइन नंबर 4 पे आ गया, और यहाँ पर आ गया, और जो भी काम करना भाई करो, कौन मना कर रहा है। उसके बाद एरिया प्रिंट करके वो चला जाएगा। फिर से मैं यहाँ पर जब प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पर देखिए क्या जा रहा है एरिया में, फ्लोट इंट, तो ये जाएगा फ्लोट इंट के पास, फ्लोट इंट, और ये यहाँ पर क्या करेगा, वापस जो भी काम करना कर दिया, और अपना काम करके घर चला गया। ये था आपका सीक्वेंस का डिफरेंस। अब एक होता है कि आपका डिफरेंट पैरामीटर का टाइप, मतलब मान लीजिए एक इंट रहा, एक फ्लोट रहा, तो इसको मैं ऐसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और इसको मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ। यहाँ पर फ्लोट में क्या प्रिंट करेंगे, कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, इसको स्ट्रिंग एस कर दिया, और यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हटा देते हैं, और यहाँ पर सिंपल क्या करते हैं, कुछ भी कर देते हैं, सिंपल स्ट्रिंग करके ऐसा मैंने कुछ कर दिया, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ एस, यहाँ पर ये एफ को हटा दीजिए,
ठीक है, ये हो गया। एक क्या ले रहा है, इंटीजर ले रहा है, दूसरा क्या ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है। तो अब मैं अगर डिबगर मोड में रन करूंगा तो वापस ब्रेक पॉइंट में रुकेगा, अभी तो एरर मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो ये डिफाइन ही नहीं है। तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ। एक ले रहा है आपका इंटीजर, तो इसके लिए इंटीजर, और एक ले रहा है आपका स्ट्रिंग, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग पास कर देता हूँ EYL। अब मैं इसको डिबगर मोड में रन करूंगा तो देखिए क्या होगा। अब ये सबसे पहले तो ये ब्रेक पॉइंट में रुक जाएगा और उसके बाद मेरा कंट्रोल में आ गया और यहाँ पर अब जाएगा ये इंटीजर के पास। देखिए ये किसके पास गया, इंटीजर के पास गया और जो भी काम करना है यहाँ पर कर देगा। फिर उसके बाद क्या होगा आपका, फिर उसके बाद जाएगा आपका स्ट्रिंग के पास। एरिया का नेम सेम है लेकिन इस बार स्ट्रिंग पास कर रहा है, तो ये स्ट्रिंग पैरामीटर को खोजेगा। देखिए मैंने स्टेप ओवर कर दिया इसलिए ये अंदर गया नहीं। मैं जल्दी से वापस इसको डिबगर मोड में रन कर देता हूँ और ये वापस ब्रेक पॉइंट में रुक जाएगा। ये क्या करेगा, आपका स्ट्रिंग को जाएगा, मैच करेगा और उसके अंदर में जो भी परफॉर्मेंस रहेंगे उसको वो रन कर देगा। तो मैं जल्दी से डिबगर मोड वापस स्टार्ट कर दिया। तो देखिए इसको बाईपास कीजिए, इसको बाईपास कीजिए, ये हम लोग मिस कर दिए थे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एरिया में जाएगा और ये स्ट्रिंग में जाके देखिए ये यहाँ पर आपका मैच करेगा, जो भी होगा आपका यहाँ परफॉर्मेंस कर देगा। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया आपका मेथड ओवरलोडिंग विद 3 डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर। नंबर 1 नंबर ऑफ पैरामीटर, फिर उसके बाद सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर, फिर उसके बाद टाइप ऑफ पैरामीटर। और इसके साथ और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो आप लोगों को जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। और ये सारे कॉम्बिनेशन आपको इंटरव्यू में या किसी भी प्लेस में पूछा जा सकता है जहां भी आपको पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल देखने को मिलेगा। अब चलिए वापस चलते हैं अपने नोट्स में और देखिए मेथड ओवरलोडिंग कांट बी अचीव बाय चेंजिंग रिटर्न टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए हम लोग सब कुछ सेम रखे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर करके ही दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर भी रख दिया इंट आर। सबसे पहले तो एरर आएगा नो डाउट, और उसके बाद क्या हो कि अगर मैं रिटर्न टाइप चेंज कर दूं, मान लीजिए एक कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, एक आपका इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिटर्न आर, तो ये अलाउड नहीं है। मेथड ओवरलोडिंग को किसी से मतलब नहीं है, बस याद कर लीजिए आप। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब मेथड का नेम सेम होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर होना चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया। और तीसरा सबसे मेन क्राइटेरिया सेम क्लास में होना चाहिए। उसके अलावा और कोई भी क्राइटेरिया नहीं है मेथड ओवरलोडिंग करने का। तो चलिए वापस चलते हैं नोट्स में, और नोट्स में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस को देखने वाले हैं जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। सबसे फर्स्ट केस देखिए, ये केस में क्या हो रहा है। मैं पहले यहाँ पर आपको दोनों केस यहाँ पर नोट्स में दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग उसको जाके इक्लिप्स में भी करेंगे। तो सबसे पहला केस देखिए, आप तो आप लोग एक्सपर्ट बन चुके हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है, एक क्लास है EYL, ठीक है। इसके अंदर में 2 मेथड है, कोड दोनों का नेम सेम है। पैरामीटर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है, तो ये मेथड ओवरलोडिंग हो गया। कोई भी रॉकेट साइंस इसमें अभी तक तो नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए हम कुछ ऐसा लिखते हैं कोड 1, तो आप बोलते हैं भाई ये मेथड को जाके कॉल कर देगा क्योंकि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। अगर मैं लिखता यहाँ पर ऐसा कुछ कोड और मैं कुछ लिख देता यहाँ पर हेलो है, कुछ भी लिख देता, तो आप बोलेंगे हाँ ये स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग से मैच कर जाएगा, इसको कॉल कर देगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, तो आप बोलेंगे ओके ये कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर है इसका मतलब ये इंटीजर है, मैच नहीं करेगा। ये स्ट्रिंग है, इससे मैच नहीं करेगा, तो ये तो एरर फेंक देगा कि कैरेक्टर नहीं है, तो आप लोग मेथड को कॉल नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये आउटपुट आएगा और ये जो है ये फर्स्ट को कॉल करेगा, मतलब इंटीजर वाले को कॉल करेगा। क्यों कॉल करेगा अब ये समझना है। तो देखिए होता क्या है मेथड ओवरलोडिंग में, ये सबसे पहला क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आप लोगों के लिए है। इसमें होगा क्या मेथड ओवरलोडिंग में कि अगर ये जो आर्ग्यूमेंट है अगर कोई भी पैरामीटर से मैच करता है वेल एंड गुड, तो उसी को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अगर नहीं करता है तो ये क्या करेगा, टाइप कास्ट करेगा आर्ग्यूमेंट को। टाइप कास्टिंग मतलब वन टाइप से डिफरेंट टाइप में कन्वर्ट करना, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है हम लोग मैनुअल जो करते हैं। ऑटोमेटिक कंपाइलर अपने आप से कर देता है, तो ये क्या करेगा, ये सी को ऑटोमेटिक टाइप कास्ट करेगा। तो ऑटोमेटिक टाइप कास्ट का क्राइटेरिया क्या था, मैं जानता हूं आप लोग भूल गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने नोट्स बना के रखा हुआ था, उसको ओपन कर दिया है। तो देखिए ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग का क्राइटेरिया क्या था कि ये अपने आप बाइट से शॉर्ट में चला जाएगा, शॉर्ट से कैरेक्टर में चला जाएगा, कैरेक्टर से इंट, मतलब ये सब अपने आप कंपाइलर मैनेज कर लेगा। लेकिन इंट से कैरेक्टर अपने आप नहीं होगा, इंट से कैरेक्टर हम लोगों को अपने से मैनुअली करना होगा, जो हम लोगों ने देखा था, जिसको हम लोग इसके थ्रू करते थे। तो ये रहा आपका मैनुअली प्रोसेस करने का। तो लेकिन हम लोग के पास क्या था, कैरेक्टर था, राइट। तो कैरेक्टर था, राइट, और ये क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, इसको अपने आप टाइप कास्ट कर देगा, ऑटोमेटिकली प्रमोट कर देगा इंटीजर में। अब आपका दिमाग में आएगा कि भाई इंटीजर है, ये कैरेक्टर है। जी हाँ, हम लोग टाइप कास्टिंग में पढ़े थे कि एस की वैल्यू लिया जाता है। आपका एस की वैल्यू क्या करेगा, ले लेगा।
आप लोगों को एस की वैल्यू पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप चार्ट को रेफर कर सकते हैं। तो देखिए आपका एस की वैल्यू ले लिया जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फिर जाके चेक करेगा कि क्या आपका ये डेफिनेशन में कहीं इंटीजर पैरामीटर है, तो बोलेगा हाँ भाई है, तो ये जाके मैच कर जाएगा। अब मान लीजिए ये इंटीजर ना होकर लॉन्ग होता, मान लीजिए ये हम लोगों का लॉन्ग होता, तो क्या होता, देखिए कैरेक्टर इंटीजर में जाता, खोजता इंटीजर है नहीं है, फिर इंटीजर से लॉन्ग में जाता, फिर चेक करता लॉन्ग है हाँ है, मैच कर गया, तो ये लॉन्ग को कॉल कर देता। इसको हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में। सेकेंड केस क्या है हम लोगों का देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मैंने फिर से लिख दिया कोड सी, तो आप बोलेंगे ओके कोई बात नहीं है, पहले कैरेक्टर खोजेगा, मिला नहीं मिला, फिर उसके बाद क्या करेगा, टाइप कास्ट करेगा, टाइप कास्ट करेगा। चलिए जाते टाइप कास्ट में, ये कैरेक्टर है, याद रखिएगा यहाँ पर हम लोग का ऑब्जेक्ट है और स्ट्रिंग है और कुछ भी नहीं है। ये टाइप कास्ट करेगा, कैरेक्टर से इंट नहीं मिलेगा, लॉन्ग नहीं मिलेगा, फ्लोट नहीं मिलेगा, डबल नहीं मिलेगा। तब आप बोलेंगे ओके जब कुछ नहीं मिला अब तो पक्का एरर आएगा, लेकिन अभी भी एरर नहीं आएगा। क्यों एरर नहीं आएगा, तो देखिए क्यों नहीं आएगा। अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हर बाप का एक बाप होता है, जावा में उस बाप को कहा जाता है ऑब्जेक्ट क्लास, मतलब हर एक क्लास का अपना पेरेंट होता है। आप लगाइए या ना लगाइए, इंटरनली आपके लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा ऑब्जेक्ट क्लास, लेकिन इसका कोई पेरेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है ये बाय डिफॉल्ट सारे क्लास के पेरेंट होते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर तो हम लोगों ने देखा टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिकली हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आपका टाइप कास्टिंग से भी नहीं मिला, अगर आपका टाइप कास्टिंग से भी नहीं मिला, तो फिर ये चेक करेगा कि इसके पापा मम्मी कोई है, ये टाइप का कोई इसके पापा मम्मी है, तो हाँ भाई ऑब्जेक्ट तो सबका माँ बाप है। तो ऑब्जेक्ट अगर आ गया तो ये क्या करेगा, पेरेंट चेक करना शुरू कर दिया। अब ये जो टाइप है, मान लीजिए ये कोई डिफरेंट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता, अभी हम लोग क्लास पढ़ चुके थे, हम लोग कुछ अपना टाइप बना लेते हैं और उस टाइप का भी पेरेंट होता, एक्सटेंड हम लोग कर रहे होते मान लीजिए। तो अगर हम लोग चाइल्ड का आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होते और यहाँ पर पेरेंट का पैरामीटर होता तो अलाउ कर देगा। अगर पेरेंट का पैरामीटर है तो मैच कर जाएगा और उसके अंदर में जो भी है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो ये चीज को डाउट आप लोगों को क्लेरिफाई करने के लिए वापस चलते हैं हम लोग इक्लिप्स के ऊपर, और इक्लिप्स में जाके हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, तो काम हम लोग का खत्म हो गया। अब देखिए मैं यहाँ एक क्लास टेस्ट नाम से बना दिया और यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है टू डिफरेंट केस, राइट। एक था हम लोगों का, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करते हैं वॉइड, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं टी नाम का मेथड बना देते हैं, शॉर्ट फॉर्म रखते हैं, मीनिंगफुल नहीं है लेकिन क्या करेंगे, समय बर्बाद नहीं करना है। और इसको जल्दी से कॉपी करके नीचे मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एफ, तो इससे ब्यूटीफाई अपने आप हो जाएगा। तो एक में पास करते हैं हम लोग क्या, एक में पास करते हैं हम लोग स्ट्रिंग और दूसरे में पास करते हैं हम लोग इंटीजर। फिर यहाँ पर मैं अभी के लिए क्या कर देता हूँ, SOUT system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पर मैं लिख दिया कुछ मेथड 1, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेम चीज को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मेथड 2। तो इसको ज्यादा डिटेल्स में हम लोग ना देखते हैं, बस सिंपल ऐसे मैंने कुछ कर दिया मेथड 1 मेथड 2। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर अब क्या कर देता हूँ कि अब मैं जल्दी से इसका क्लास भी बनाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बनाइए। टेस्ट नाम का, टेस्ट का स्पेलिंग गलत है भाई, टेस्ट, और यहाँ पर भी टेस्ट। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, टेस्ट नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल बना के तैयार कर लिया, ऑब्जेक्ट भी बन गया होगा। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर तो भाई दिया हुआ है ही, सबसे पहले इसको कीजिए टी टी। अब देखिए यहाँ पर ना थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, मेथड का नेम भी टी है और इसका नेम भी टी है, तो ये आप लोगों को कंफ्यूजन, ये बिल्कुल सही है लेकिन मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसका नाम टी एस कर देता हूँ और इसका भी नाम टी एस। तो अब देखिए क्या होगा, अब तो सिंपल है, आप बोलेंगे क्या होगा, ये इंटीजर है ये स्ट्रिंग है, तो एक बार आपका, चलिए इसको ब्रेक पॉइंट में ही कर लेते हैं, इसको डिबगर मोड में रन कर लेते हैं, और डिबगर मोड में रन करने के बाद रीस्टार्ट मारो भाई, चिंता मत करो, और इसके बाद यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर देखिए ये क्या करेगा, इंटीजर, इंटीजर कहाँ पर है, इंटीजर है मेथड 2 में, तो ये क्या करेगा मेथड 2 प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये अब बच गया मेथड 1, स्ट्रिंग है तो मेथड 1 में प्रिंट कर देगा, नो डाउट। अब क्या हम लोगों ने पढ़ा था, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा पास कर देते हैं कैरेक्टर, इसके लिए मेथड 2 को ही कॉल किया जाएगा, इक्वल्स नहीं भाई, इक्वल्स नहीं, इसके लिए मेथड 2 को ही कॉल किया जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर को वो अपग्रेड कर देगा, प्रमोट कर देगा, ऑटोमेटिकली टाइपकास्ट कर देगा। इंटीजर में जब तक नहीं मिलेगा तब तक टाइपकास्ट करेगा, फिर उसके बाद पेरेंट को चेक करेगा। तो अब मैं इसको स्टॉप करके वापस डिबगर मोड को रन करूंगा, तो देखिए सबसे पहले ये रीस्टार्ट फिर से मांग रहा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले ये क्या करेगा, वो आपका जाएगा मेथड 2 प्रिंट करेगा, कर दिया। उसके बाद मेथड 1 करेगा, क्योंकि मेथड 1 के पास स्ट्रिंग था, तो चलो भाई ये भी कर दिया। फिर उसके बाद ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर किसी के पास नहीं मिलेगा तो टाइपकास्ट करेगा, और टाइपकास्ट करने के बाद इंट से मैच कर जाएगा, तो मेथड 2 वापस प्रिंट कर दिया। तो ये था एज सिंपल। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या,
नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट एफ पहले करते थे, ब्यूटीफाई हो गया, ये सब आईडी का खासियत है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, हम लोग का नेक्स्ट जो बन गया है वो रह गया है, वो है हम लोगों का पेरेंट को चेक करना। तो पेरेंट को चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। तो अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आपका स्ट्रिंग है और ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज को मैं अभी फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। क्यों कमेंट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो रहने दीजिए ऐसे ही। तो वापस मैं डिबगर मोड में रन कर देता हूँ। डिबगर मोड में रन करने के बाद रीस्टार्ट मारते हैं इसको, और यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, अब आपका यहाँ पर चेक करेगा T5, मतलब क्या मेरा T नाम का मेथड है जिसके आर्गुमेंट में इंटीजर है, यहाँ तो नहीं है भाई। यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग है और क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप लोगों को पता चल गया टाइपकास्ट करेगा, इंट का जो भी हायर वर्जन होगा टाइपकास्ट करेगा, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर क्या करेगा, पेरेंट को चेक करेगा। तो सबका बाप होता है या माँ होती है, वो है ऑब्जेक्ट। तो इसलिए अगर कुछ नहीं मिला, ऑब्जेक्ट दिया हुआ, ऑब्जेक्ट स्नैप हो जाएगा। देखिए अगर मैं स्टेप इनटू करता हूँ तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा आपका, ये कहाँ चला गया, ये नेक्स्ट नेक्स्ट, ये इंटीजर में चला गया, कोई बात नहीं। अब मैं स्टेप इनटू करूंगा, देखिए ये चला गया ऑब्जेक्ट के पास, ये ऑब्जेक्ट पे जाके अब देखिएगा मेथड 2 को प्रिंट कर देगा। तो कर दिया। और यहाँ पर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो भाई मैच कर जा रहा है, तो कोई बात नहीं, स्ट्रिंग मैच कर गया तो ठीक है। और कैरेक्टर भी मैच नहीं करेगा तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट से मैच कर जाएगा। लेकिन कंडीशन अप्लाइड, अगर उसका अपना नहीं है, अगर उसका अपना नहीं है तो ही जाएगा उसके पास। इसको मैं प्रूफ कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इंट कर दूं, देखिएगा मैंने जो भी कहा है आपका यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। ये सीक्वेंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको वापस से रीस्टार्ट करता हूँ, और अभी क्या सीक्वेंस मैंने बताया वो पूरा का पूरा फॉलो किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये क्या करेगा, ये जाएगा इंटीजर के पास, क्योंकि इंटीजर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। इंटीजर नहीं रहता तब टाइपकास्ट करता, वो भी नहीं मिलता तब पेरेंट के पास जाता, लेकिन इंटीजर मिल गया। तो अगर मैं स्टेप इनटू करूंगा, देखिए ये चला गया इंटीजर के पास और ये काम कंप्लीट कर दिया। अब EYL कहां पर जाएगा, EYL जाएगा आपका स्ट्रिंग के पास, स्ट्रिंग मिल गया। लेकिन देखिए मेथड 1 के पास चला गया, मेथड 3 के पास चला गया, ये किसके पास जाएगा। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इतना तो पता है स्ट्रिंग के पास नहीं जाएगा, लेकिन आप यहाँ आप डाउट में पड़ जाएंगे, ये इंट के पास जाएगा कि ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। कहीं टाइप कास्टिंग तो होगा तो इंट के पास चल जाएगा, लेकिन ये पेरेंट भी है, ऑब्जेक्ट के पास चल जाएगा। सीक्वेंस याद रखिए, अगर मिला वेल एंड गुड, नहीं मिला टाइप कास्ट करके चेक करो कि उसका टाइप कास्ट अवेलेबल है कि नहीं है। अगर टाइप कास्ट भी अवेलेबल नहीं है तब तुम पेरेंट को चेक करो, का मतलब ये टाइप कास्ट करेगा कैर को इंट में, तो इंट इसको मिल जाएगा। अगर इंट मिल गया तो ये मेथड 3 को ही प्रिंट करेगा। अगर देखिए मैं नेक्स्ट किया स्टेप इनटू, तो ये कहाँ चला गया, मेथड 3 के अंदर में ही चला गया। अगर ये टाइप कास्ट नहीं होता तो ही पेरेंट के पास जाता, ये चीज को याद रखिएगा। तो आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया है, और भी डिफरेंट 2 इंपॉर्टेंट केसेस है। आज का वीडियो बहुत लंबा बनते जा रहा है, तो इसको मैं पार्ट 2 में कन्वर्ट करूंगा और मैं उसमें कंप्लीट कर दूंगा। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको मैं एक हाई लेवल में ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी, चिंता नहीं करना है। इसी मंथ के अंदर में आप लोगों को ये पार्ट 2 का नोट्स भी मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।